बिहार की राजनीति में एक बार फिर से पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। इस बार पोस्टरबाजी के जरिए तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और एक नए अंदाज में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश कर दिया। लेकिन इस पोस्टर के आते ही विवादों का नया पिटारा खुल गया, जिसकी वजह प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की तुलना बताई गई। इस पोस्टर में नीतीश कुमार की तुलना राम और कृष्ण से की गई, तो प्रधानमंत्री मोदी की रावण और कंस से। इसके बाद अनोखे अंदाज में दिखाया गया कि हिंदी वर्णमाला के र अक्षर से बने राम ने र अक्षर से बने रावण का वध किया, तो क अक्षर से बने कृष्ण ने कंस का वध किया। इसी अंदाज में न अक्षर से बने नीतीश वाले नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न अक्षर से शुरू होने वाला नामधारी नरेंद्र मोदी को मारेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के ठीक बाहर। देखिए, यहाँ एक पोस्टर लगा है। इस पोस्टर में रामायण के पात्रों को दिखाया गया है। राम जो है वो रावण का वध करते दिखाई दे रहे हैं, विजयी भव लिखा है। कृष्ण ने कंस का वध किया, विजयी भव लिखा हुआ है। अब नीतीश कुमार रोकेंगे नरेंद्र मोदी को, ऐसी तस्वीर लगी है। इस पोस्टर को आरजेडी के नेता और महासचिव पूनम राय ने लगवाया और इसे राबड़ी देवी के घर के बाहर भी लगाया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस पोस्टर में नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम का भी जिक्र है। ऐसी तस्वीर लगी है जिसमें नीतीश कुमार के साथ केसीआर, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, तमाम लोग होंगे। राहुल गांधी की भी तस्वीर लगी। अब इस तस्वीर की टाइमिंग पर भी जरा गौर कीजिए। जब महागठबंधन की दोनों पार्टियां आरजेडी और जेडीयू बड़े समाजवादी नेता शरद यादव के निधन से खुद को दुखी बता रही थी और शरद यादव के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ था, तब इस तरह की सियासत शुरू हो गई। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन के निधन के एक दिन बाद ही उन पर आक्रामक तरीके से सियासी हमला करने वाले नीतीश के गठबंधन ने महीने भर के भीतर ही फिर ऐसा हमला किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को नीतीश के द्वारा मारे जाने का जिक्र है। जाहिर है, इस पोस्टर के जरिए जहां नीतीश कुमार को देवता के रूप में पेश किया गया, वहीं पीएम मोदी की तुलना राक्षसों से की गई। ऐसी तुलना पर बीजेपी को मिर्ची लगनी ही थी। ये ज्ञानी लोग हैं, लेकिन इनकी वृत्ति और प्रवृत्ति सब असुर प्रवृत्ति के भाव से मिलता है। बीजेपी ने 2 दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान की याद दिलाई और कहा कि जो गठबंधन राम का आदर नहीं कर सकता, रामचरितमानस का सम्मान नहीं कर सकता, उस गठबंधन का अपने नेता की तुलना राम से करना हास्यास्पद है। जो रामायण में विश्वास न करे, भगवान राम को आदर्श नहीं माने, बार बार अपने सांस्कृतिक विरासत का अपमान करे और ऐसे व्यक्ति अपने को राम कहे, इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या होगा। बीजेपी ने पीएम मोदी पर ऐसे सियासी तंज और इस तरह की तुलना पर आपत्ति जताई और लगे हाथ कुछ संदेश भी दिए, जिसकी चर्चा बीते कई दिनों से बिहार की राजनीति में हो रही है। बताया ये जा रहा है कि बहुत जल्द महागठबंधन के कई नेता अपने अपने दल छोड़ एनडीए का दामन थाम सकते हैं। राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा से लेकर ऐसे कई नेताओं की चर्चा बिहार की राजनीति में कई दिनों से है। यही वजह है कि बीजेपी ने महागठबंधन की तुलना लंका और उसे छोड़ने वालों को अभी से हनुमान बताना शुरू कर दिया है। भ्रष्टाचार से अकुत संपत्ति कमाकर सोने की लंका बनाने के फेर में लगे हैं। उस लंका को भगवान राम का जो भक्त है हनुमान जला देगा और भगवान राम उस लंका पर विजय प्राप्त करेंगे। जाहिर है, सबके अपने अपने राम हैं, लेकिन बीजेपी ने संदेश के उन शब्दों पर भी ऐतराज जताया है जो इस पोस्टर में दिखे। संदेश में लिखा दिखा, जब किसी खास अक्षर या राशि से शुरू होने वाले नाम वाला व्यक्ति अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है और दंभी, अहंकारी, तानाशाह होकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगता है, जिससे जनमानस में हाहाकार और त्राहिमाम मच जाता है, तब उसको उसी अक्षर या राशि से शुरू होने वाले व्यक्ति से हराया या पराजित किया जा सकता है। पोस्टर के इसी अंदाज के बाद बीजेपी को विरोधी खेमे से हनुमान के साथ ही विभीषण की भी तलाश है और इसके लिए उसकी नजर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर टिक गई, जिनके बेटे सुधाकर सिंह बीते कुछ दिनों से नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। जगता बाबू बुजुर्ग आदमी हैं, विद्वान आदमी हैं, वो भी बहुत प्रताड़ित आरजेडी में हुए हैं, उनका बहुत अपमान किया गया है। उस लंका को जलाने में हनुमान की मदद विभीषण के रूप में वो जरूर करेंगे। रामचरितमानस को लेकर बिहार की राजनीति गर्म हो गई है और इस मुद्दे पर महागठबंधन सरकार में फूट पड़ती नजर आ रही है। आरजेडी के नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने निशाना साधा।
और कहा कि चंद्रशेखर के बयान से बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। उनके मुताबिक बीजेपी की पिच पर खेलेंगे तो महागठबंधन को नुकसान होगा। इस विषय पर चर्चा करने से भारतीय जनता पार्टी को ही लाभ होना है। इस तरह का एजेंडा बीजेपी का एजेंडा होता है। अब हम लोग या महागठबंधन का कोई व्यक्ति ऐसे सब्जेक्ट पर चर्चा करने लगे तो इसका सीधा मतलब समझिए कि बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। यही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि आरजेडी केंद्र सरकार को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा बयान दे रही है। राष्ट्रीय जनता दल को लाभ चाहिए केंद्र सरकार से कुछ, तो इस लाभ के लिए बीजेपी को मदद पहुंचाओ। तो यह जो लोगों के मन की आशंका है, इस आशंका को और बल मिलेगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, जेडीयू नेता और एमएलसी नीरज कुमार ने पटना में हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया और रामचरितमानस पर सवाल खड़े करने वाले चंद्रशेखर को अज्ञानी बताया। हमको भाई उतना ज्ञान नहीं है। राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अम्बेडकर था तो ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं है। अब जिनको ज्ञान है वो जाने। आपको बता दें कि आरजेडी नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों को नारी और दलित विरोधी बताया था। लेकिन फूट सिर्फ महागठबंधन में ही नहीं, खुद आरजेडी में भी नजर आ रही है। रामचरितमानस पर चंद्रशेखर के बयान को लेकर पटना में आरजेडी के दफ्तर में दो वरिष्ठ नेताओं की जुबानी जंग शुरू हो गई और यह सब हुआ दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव कैमरे के सामने। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी में बहस होने लगी। जगदानंद सिंह ने इस पूरे मुद्दे पर चंद्रशेखर का समर्थन किया। देश में निंदा नहीं हो रही है, देश में निंदा नहीं हो रही है, गंदे लोग निंदा कर रहे हैं। हम अच्छे लोग, लोहिया जी को करो निंदा, समाजवाद का करो निंदा। इसके बाद बारी थी शिवानंद तिवारी की। उन्होंने साफ कहा कि वो चंद्रशेखर के बयान के साथ नहीं है और पार्टी को इस पर मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ नहीं, और हमको नहीं लगता है कि मामले में विचार हुआ है कि पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी। ऐसा कहीं नहीं, कोई बात नहीं। हालांकि महागठबंधन के साथ तनाव को लेकर शिवानंद तिवारी ने कहा कि सब ठीक है। जी मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी चंद्रशेखर के साथ नहीं खड़ी है और ये बयान उनकी निजी राय है। राजद और जदयू के बीच में दूरी उरी की कोई बात नहीं है। ये जो रामचरितमानस को लेकर के जो विवाद पैदा हुआ है, वो विवाद जो है वो ठीक नहीं है। एक तो चंद्रशेखर जी ने जो कुछ कहा उसकी कोई जरूरत नहीं थी। वहीं बीजेपी ने आरजेडी और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रामचरितमानस का पाठ कर आरजेडी नेताओं का शुद्धिकरण किया तो बिहार के कई जगहों पर सड़क पर प्रदर्शन भी हुआ। और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता काफी आक्रोशित दिखे। उन्होंने शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारे लगाए। पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के दफ्तर के सामने मंदिर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रामायण पाठ करके आरजेडी नेताओं का शुद्धिकरण किया। बीजेपी ने कहा कि रामचरितमानस का पाठ कर आरजेडी नेताओं का दिमागी शुद्धिकरण करना चाहते हैं कि जो राजद के द्वारा समाज में आसुरी प्रवृत्ति का स्थापना किया जा रहा है, समाज को विद्वेष फैलाया जा रहा है, जात पात में बांटा जा रहा है। वहीं फारबिसगंज में श्री राम सेना फाउंडेशन ने चंद्रशेखर का पुतला दहन कर विरोध किया। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दूसरी ओर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने कहा कि चंद्रशेखर के बयान से करोड़ों हिंदुओं की भावना आहत हुई है, लेकिन इसके बावजूद आरजेडी बयान के साथ खड़ी है। देश की करोड़ों जनता की भावना से जुड़ा मुद्दा है और राष्ट्रीय जनता दल छाती ठोक कर डॉक्टर चंद्रशेखर के पीछे खड़ी है। उनके प्रदेश अध्यक्ष बयान दे रहे हैं कि जो भी कुछ कहा उन्होंने वो सही कहा, उनके साथ खड़े हैं। तो जो राम को गाली देगा, जो राम का अपमान करेगा, वो न तो हिंदू हो सकता है न भारतीय हो सकता है। कहते हैं राजनीति में सार्वजनिक मंच से जो बयान दिए जाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मंशा जरूर होती है। बिहार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी के नेता चंद्रशेखर ने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में जैसे ही रामचरितमानस की चौपाई पर सवाल उठाए, बवाल मचना तय था, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के शाब्दिक अनुवाद कर
उन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। अधम जाति में विद्या पाए खयहु जथा ही दूध पिलाए, यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं, कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने जातीय जनगणना से बन रहे माहौल में नए विवाद पैदा करने की कोशिश की। इसीलिए उन्होंने मनुस्मृति, रामचरितमानस और आरएसएस के दूसरे प्रमुख रहे MS गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स तीनों पर एक साथ निशाना साध दिया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दफ्तर के लैंडलाइन पर एक धमकी भरा फोन आता है, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को दाऊद गैंग का बताकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। बताया गया कि पहला फोन सुबह करीब 11:30 बजे आया था। इसके बाद घंटे भर में 2 और कॉल आए, यानी कि धमकी भरे कुल मिलाकर 3 कॉल आ गए, जिसमें उनके घर और दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। साथ ही नितिन गडकरी को भी जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने खुद को दाऊद गैंग से जुड़ा हुआ बताया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नागपुर पुलिस से इसकी शिकायत भी की गई, जिसके बाद पुलिस ने गडकरी के दफ्तर और घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। इस मामले की जांच से महाराष्ट्र ATS भी अब जुड़ गई। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी की फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध पर विवाद गर्मा गया है। फिल्म 26 जनवरी को रिलीज होनी है, लेकिन फिल्म के रिलीज से पहले देश भर में फिल्म का विरोध शुरू हो गया है। और मध्य प्रदेश के भोपाल में फिल्म के ट्रेलर से भड़की कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डायरेक्टर राजकुमार संतोषी का पुतला जलाया और फिल्म पर बैन लगाने की मांग की। प्रदर्शन में पहुंचे कांग्रेस के पूर्व पार्षद ने चेतावनी दी कि अगर मध्य प्रदेश में फिल्म रिलीज हुई तो भोपाल के थिएटर में खुलेआम आग लगा दी जाएगी। इस प्रकार की मूवी का प्रसारण पर रोक नहीं लगाया गया भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और शासन प्रशासन द्वारा, तो खुली चेतावनी है भोपाल शहर के टॉकी संचालकों को कि निश्चित रूप से आगजनी की घटनाएं भी होंगी और टॉकीजों की तबाही भी होगी। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा भी फिल्म के विरोध में उतरे। उन्होंने प्रोड्यूसर को चेतावनी दी कि अगर फिल्म रिलीज हुई तो अंजाम भुगतना होगा। और जो इनके प्रोड्यूसर ही समझ लें कि ये दुनिया घूमती रहती है, जिस समय दुनिया घूमेगी तो तुम फिल्म बनाना बंद कर दोगे। फिल्म के विरोध में अब देश भर से नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी का भी कांग्रेस को समर्थन मिल गया है इस मुद्दे को लेकर। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने भी फिल्म को लेकर अपना विरोध जताया है। अबू आजमी ने कहा है कि गोडसे की तुलना गांधी से करके देश का अपमान किया जा रहा है। मैं पूरी तरह से इस फिल्म के खिलाफ हूँ और मैं समझता हूँ कि राजकुमार संतोषी जैसे लोग जो इस देश में कंट्रोवर्सी पैदा करके देश के लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना चाहते हैं। वहीं मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता राजू वाघमारे ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने शाहरुख खान की पठान फिल्म का विरोध कर रहे ट्रोलर्स को भी निशाने पर लिया। कांग्रेस प्रवक्ता राजू वाघमारे ने कहा कि जो लोग पठान फिल्म का विरोध कर रहे थे, उन्हें इस फिल्म में कोई बुराई नजर नहीं आ रही। कि जो पठान जैसे मूवी के बारे में उसमें जो कपड़ा पहना है उस कलर के बारे में बात कर रहे हैं, आज उनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का अपमान नजर नहीं आता? वो क्यों नहीं अभी रास्ते पे आते हैं? MP के छतरपुर में साधु संतों के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। IPL की तर्ज पर इन दिनों मध्य प्रदेश के छतरपुर में खेल ग्राम प्रीमियर लीग खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट में मंदिर, मठों और अखाड़ों के साधु संत क्रिकेट खेल रहे हैं। 7वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के मौके पर CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी वीर जवानों को याद किया। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे परेड की तैयारियां जोरों पर हैं। सेना के जवानों ने आज घने कोहरे के बीच परेड की रिहर्सल की। राजधानी में बढ़ती ठंड के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। दिल्ली में AQI लेवल 300 के पार यानी बेहद खराब की श्रेणी में पहुंच गया है। ये प्रदूषण सांस के मरीजों के लिए दिक्कत की वजह बना हुआ है। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है। हिमाचल के शिमला, कुल्लू, मनाली, नारकंडा और लाहौल स्पीति में जारी बर्फबारी ने उत्तर भारत में ठंड बढ़ा दी है। और भारी बर्फबारी से हिमाचल प्रदेश के मनाली में इन दिनों एनिमेशन फिल्म जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। लेकिन कुदरत की इस खूबसूरत चित्रकारी के आगे इंसान की कलाकारी फेल है। यहाँ पेड़ों, घरों और पहाड़ियों पर बर्फ का कब्जा है। आसमान से गिर रहे बर्फ के फव्वारे चप्पे चप्पे पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। हमेशा हरे भरे रहने वाले पेड़ों पर बर्फ का कब्जा हो गया है।
पत्तों से लेकर दरख्तों तक सब पर कुदरत ने सफेद श्रृंगार कर दिया है। झीलें जम गई हैं तो वहीं मनाली की ऊंची पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर लपेटे नजर आ रही हैं। घरों की छतों और जमीन पर बर्फ की मोटी परत जम गई है और ये कितनी मोटी है ये कहना बेहद मुश्किल है। हिमाचल में जारी बर्फबारी से नेशनल हाईवे समेत 200 से ज्यादा सड़कें बाधित हो गई। बर्फबारी के कारण सैकड़ों बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं और कई शहरों में ब्लैकआउट हो गया। और शिमला जिले के नरकंडा में दूर दूर तक बर्फीला साम्राज्य नजर आ रहा है। बर्फबारी के बीच चलती इक्का दुक्का गाड़ियां और दूर दूर तक दिखने वाला कुदरत का सफेद नजारा आंखों को बेहद सुहाना लग रहा है। इसी बर्फबारी को देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आ रहे हैं। होटल के बाहर खड़ी ये टूरिस्ट की गाड़ियां हैं जो बर्फ के सफेद लिफाफे में लिपटी हुई हैं। बर्फबारी से हिमाचल की समूची घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई है। हिमाचल प्रदेश के मंढोल गांव में भी सड़कों, मकानों और दुकानों पर बर्फ का कब्जा है। स्नो अटैक का सामना कर रहे मनाली शहर में फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही चालू है, लेकिन रोहतांग दर्रा पहले ही बंद है। वहीं अटल टनल से भी गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। सोलांग नाला से आगे लेकर नहीं जा पा रहे। वहीं पर्यटकों की गाड़ियों को नेहरू कुंज से आगे नहीं जाने दिया जा रहा। हिमाचल ही नहीं, बर्फबारी से उत्तराखंड की पहाड़ियां भी चांदी सी चमक उठी हैं। उत्तरकाशी में हो रही भारी बर्फबारी ने सैलानियों को खुश कर दिया है। वहीं स्नोफॉल मुसीबत भी लेकर आया है। सड़क पर बर्फ जमने से सड़कें जाम हो गई और पर्यटकों को परेशानी न हो इसके लिए सड़कों से बर्फ को हटाने का काम जारी है। उत्तरकाशी के केदार काठा पर्यटन स्थल के बेस कैंप साकरी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसे देखकर पर्यटक खुशी से झूम उठे। साल की पहली बर्फबारी को देखकर पर्यटक काफी खुश हैं और स्नोफॉल को एंजॉय कर रहे हैं। आसमान से हो रही बर्फबारी ने गंगोत्री मंदिर को अपने आगोश में ले लिया है। बर्फ से ढका मंदिर किसी कलाकृति का आभास करा रहा है। गंगोत्री मंदिर परिसर में जिस तरह से सफेद फव्वारे पड़ रहे हैं, मंदिर का चप्पा चप्पा बर्फ की सफेद चादर से ढकने लगा है। खुले आसमान तले बनी महादेव की मूर्ति को देखकर ऐसा लग रहा है मानो बाबा कुदरत के इस खूबसूरत नजारे का दोनों हाथ फैलाकर आनंद ले रहे हैं। उत्तरकाशी में पारा माइनस में जाने से नदियां और झीलें भी जमने लगी हैं, लेकिन भारी बर्फबारी को देख पर्यटकों का जोश हाई दिखा और पर्यटक भोले बाबा की जयकार करते दिखे। जम्मू कश्मीर में मौसम का हाल और भी बुरा है। भारी बर्फबारी की वजह से श्रीनगर से कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया। वहीं मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में एवलांच का अलर्ट जारी किया है, जिसकी वजह से इस बार प्रशासन चौकन्ना है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लोगों से पहाड़ी इलाकों पर यात्रा न करने की अपील की है। लोगों की एडवाइस ये रहेगी कि अननेसेसरी ट्रैवल ना करें, क्योंकि सर्दी भी बढ़ रही है, बारिश है, बर्फ है और आपको पता नहीं कहीं पे अचानक बर्फबारी से रास्ता बंद हो जाए। भारी बर्फबारी को देखते हुए मौसम विभाग जम्मू कश्मीर में भूस्खलन की संभावना जता रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि कहीं पे भी कुछ ऐसा ना हो, लेकिन जब तक बहुत जरूरी ना हो लोग ट्रैवल ना करें। वहीं शुक्रवार से जम्मू कश्मीर में शुरू हुई बर्फीली बारिश से अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है। बर्फीली बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर के कई हिस्से में बिजली गुल है, सड़क जाम है और ट्रैफिक की समस्या पैदा हो गई है। वहीं सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। बर्फबारी की ये मनमोहक तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की हैं, जहां ऊंची पहाड़ियां कोहरे से ढकी दिखी। यहां पर्यटकों की गाड़ियों पर इतनी मोटी बर्फ जम गई है कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। सड़क पर चलने में भी यहां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमीन पर बर्फ जमने से फिसलन बढ़ गई है और इस बर्फबारी से सिर्फ आम इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी परेशान हैं। राजधानी दिल्ली में मौसम को लेकर लोग रोज ही चिंता में रहते हैं। लोगों को समझ नहीं आता कि मौसम कब किस ओर करवट ले लेगा। लेकिन अब मौसम विभाग की चेतावनी ने दिल्ली वालों की चिंता और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने 14 जनवरी से दिल्ली में सर्दी और बढ़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 14 से 16 जनवरी तक दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ेगी और पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। दिल्ली में शीतलहर चलने और घने कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग की चेतावनी से साफ है कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानों में भी दिखेगा, लिहाजा कोल्ड वेव से पहले ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर हम आज शनिवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो कई दिनों की हड्डियां कपा देने वाली ठंड के बाद शनिवार को दिल्ली में ठंड से राहत मिली। दिल्ली का औसत AQI 377 दर्ज किया गया। फरीदाबाद में AQI 320, गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 315, गाजियाबाद में AQI 290 और नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 दर्ज किया गया।
दिल्ली में बीते दिनों एक लड़की को कार से सड़क पर घसीटकर मार डाला गया और अब राजधानी के ही राजौरी गार्डन से कार के बोनट पर एक शख्स को घसीटने की तस्वीर सामने आई है। बोनट पर लेटे शख्स का नाम हरविंदर है, जिसका कार चालक ईशान से हॉर्न बजाने की बात पर झगड़ा हो गया था। पुलिस के मुताबिक झगड़े के बाद हरविंदर कार के बोनट पर लेट गया। ईशान के बार बार कहने के बावजूद जब हरविंदर बोनट से नहीं हटा, जिसके बाद गाजियाबाद के रहने वाले ईशान ने कार को 100 से 200 मीटर तक यूं ही दौड़ा दिया। इस दौरान भी हरविंदर पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर ईशान को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। ये घटना 12 जनवरी की बताई जा रही है। कड़ाके की ठंड के बीच देश भर में धूमधाम से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया गया। गृह मंत्री अमित शाह अपने गृहनगर अहमदाबाद पहुंचे और पतंग महोत्सव में हिस्सा लिया। और अहमदाबाद के वेजलपुर में आयोजित पतंग महोत्सव में गृह मंत्री अमित शाह पतंग उड़ाते दिखे। अमित शाह ने काफी देर तक पतंग उड़ाई और पेच भी लड़ाए। अमित शाह ने अपने बचपन के दिनों की यादों को ताजा करते हुए कई पतंगों को भी काटा, जिसके बाद कार्यकर्ता बेहद खुश दिखे। पतंग महोत्सव में अमित शाह के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं और पतंग महोत्सव में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का उत्साह बढ़ाया। पतंगबाजी से पहले गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ मंदिर भी गए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। एक तरफ देश भर में काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया और लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो पतंगबाजी कई लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गई। चाइनीज मांझे की चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही कई लोग चाइनीज मांझे का शिकार हुए हैं। चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक 6 साल की बच्ची, एक नगर सैनिक और बीजेपी के एक नेता समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। शुक्रवार को लोहड़ी के दिन भी एक शख्स मौत के मांझे का शिकार हो गया। गले पर चाइनीज मांझा फंसने से बद्रीलाल नाम के एक शख्स का गला कट गया, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। बद्रीलाल को इलाज के दौरान 8 टांके आए हैं और अब भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। चाइनीज मांझे से होने वाले हादसों को रोकने के लिए उज्जैन जिला प्रशासन ड्रोन से निगरानी रख रहा है। जिला प्रशासन ने एक वाहन रैली निकाली और सख्त चेतावनी दी कि जो भी चाइनीज मांझा बेचता और पतंग उड़ाता पकड़ा गया, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चाइना डोर के खिलाफ जो है लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और लोगों को ये जानकारी देने के लिए कि मकर संक्रांति के मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। दिल्ली समेत देश के कई शहरों से लोग हरिद्वार पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भक्ति के आगे कड़ाके की सर्दी का भी असर नहीं दिखा। यहाँ महिलाओं ने पहले मां गंगा की पूजा की और फिर सूर्य को अर्घ्य देकर गंगा स्नान किया। हरिद्वार के ब्रह्मकुंड घाट पर भी श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा और लोग आस्था की डुबकी लगाते दिखे। अगर हम वैसे इकोनॉमी वाइज देखें, अपने कंट्री वाइज देखें तो हमारे कंट्री में भी इतने सारे संकट आए हुए हैं और आज मकर संक्रांति है, तो मैं इसी कामना के साथ आई हूँ कि हमारे देश में भी जो संकट आया हुआ है वो भी जल्द से जल्द दूर हो। सुरक्षा के मद्देनजर हरिद्वार में सुबह से ही जिला प्रशासन चौकन्ना दिखा, क्योंकि परिवार के साथ महिलाएं और बच्चे भी हरिद्वार पहुंचे थे। इसीलिए अनहोनी को देखते हुए प्रशासन ने कई इंतजाम किए। घाटों पर गोताखोरों की टीम तैनात कर दी गई थी। वहीं सुरक्षा और यातायात व्यवस्था चाक चौबंद बनाने के लिए मेला क्षेत्र को 7 जोन और 17 सेक्टरों में बांटा गया। हिंदुओं के बड़े तीर्थ प्रयागराज के पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए शनिवार को देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद यहां सुबह तड़के से गंगा स्नान शुरू हो गया और तड़के सुबह से ही लोग यहां आस्था की डुबकी लगाते दिखे। श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्नान कर तिल और गुड़ का दान किया। वहीं पितरों के लिए लोग पूजा पाठ करते भी दिखे। प्रयागराज के माघ मेले में मकर संक्रांति के मौके पर लाखों लोगों की भीड़ जुटी। क्योंकि ठंड का सीजन है, इसीलिए दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को सर्दी ना लगे, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया। प्रशासन ने संतों और श्रद्धालुओं को सर्दी से बचाने के लिए रैन बसेरे का इंतजाम किया। क्योंकि ठंड का मौसम है, आप देख रहे होंगे, तो कोई व्यक्ति बाहर न रहे, कोई व्यक्ति बाहर न सोए। इसको देखते हुए हम लोगों ने एक बड़ा सा रैन बसेरा बना रखा है, जिसकी कैपेसिटी 500 से अधिक है। वहीं भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने स्नान के लिए 15 घाट बनाए हैं और पूरे मेला क्षेत्र को 6 जोन में बांटा गया, जिसकी जिम्मेदारी एडीएम रैंक के अधिकारी को दी गई। लग्जरी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने यूएस में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कई वर्जन्स की कीमतें घटा दी। लगातार घटती गाड़ियों की बिक्री और कंपनी के शेयर में गिरावट के चलते ये किया गया। एशिया में बीते हफ्ते ही टेस्ला ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में कटौती की थी, जिसके बाद अब अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भी कीमतें कम कर दी गई हैं। टेस्ला ने अपने टॉप सेलर मॉडल Y SUV के कुछ वर्जन्स की कीमतों को करीब 20% तक के लिए घटा दिया है।
जिससे वाई परफॉर्मेंस मॉडल अब सिर्फ $57,000 यानी कि 46,33,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है। कीमतों को घटाने के फैसले के कारण कंपनी के शेयर में शुक्रवार को करीब 4% की गिरावट हुई थी। साल 2022 की शुरुआत से अब तक कंपनी के स्टॉक 65% से ज्यादा गिर चुके हैं। मुंबई में एक युवक ने पोस्टर लगाकर गैंगस्टर छोटा राजन को जन्मदिन की बधाई दी। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के जन्मदिन पर मुंबई के मलाड में कबड्डी का टूर्नामेंट आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता के बैनर जगह जगह लगा दिए गए। हालांकि पुलिस ने एक्शन लेते हुए पोस्टर हटा दिए हैं। ग्रेटर नोएडा के एसएल टावर में लिफ्ट के अटकने से 12 बच्चे लिफ्ट में ही फंस गए। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद बच्चों को बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक ओवरलोडिंग के कारण लिफ्ट अटक गई थी। कंझावला कांड में दिल्ली एफएसएल टीम ने आरोपियों की ब्लड सैंपल रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंप दी है। रिपोर्ट से यह बात साफ हो गई है कि वारदात को अंजाम देने के समय सभी आरोपियों ने शराब पी रखी थी। ओडिशा के कटक में महिला क्रिकेटर का शव जंगल में पेड़ से लटका मिला है। जानकारी के मुताबिक वो 11 जनवरी से लापता थी। पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज किया है। पंजाब के लुधियाना में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी भी शामिल थे। यात्रा में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक संतोख सिंह बेहोश होकर गिर पड़े, जिसके बाद कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी को एम्बुलेंस से फगवाड़ा के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। चौधरी संतोख सिंह जी जो राहुल जी ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ हो गई। भारत जोड़ो यात्रा जब फिल्लौर पहुंची तो संतोख सिंह राहुल गांधी के साथ साथ चल रहे थे, लेकिन अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश होकर गिर पड़े, जिसके बाद यात्रा में उनके साथ चल रहे लोगों ने उन्हें घेर लिया। इस बीच यात्रा में शामिल राहुल गांधी को भी इस बारे में खबर दी गई, जिसके बाद राहुल भी रुके और पीछे मुड़ते दिखे। एक शख्स दोनों हाथों से यात्रा को रोकने का इशारा करता दिखा। आनन फानन में संतोख सिंह को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिससे उनकी मौत हो गई। हार्ट अटैक से निधन के बाद सांसद संतोख सिंह चौधरी के पार्थिव शरीर को उनके जालंधर वाले घर ले जाया गया, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। और यहां राहुल गांधी ने संतोख सिंह चौधरी के परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि संतोख सिंह जमीन से जुड़े परिश्रमी नेता, एक नेक इंसान और कांग्रेस परिवार के मजबूत स्तंभ थे। संतोख सिंह के निधन के बाद भारत जोड़ो यात्रा आज के लिए स्थगित कर दी गई। की यात्रा पोस्टपोन्ड है और मेरे को लगता है कि सब लीडर्स की ये इच्छा है और राहुल गांधी जी खुद की भी इच्छा है, बट डिस्कशन इज गोइंग ऑन कि कल अंतिम संस्कार के बाद यात्रा स्टार्ट करेंगे। दिन भर संतोख सिंह को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। संतोख सिंह का अंतिम संस्कार कल उनके गांव में किया जाएगा। परिवार ने फैसला किया कि अंतिम संस्कार कल 11 बजे उनके गांव में, जहां उनका पुराना गांव है, वहां पर होगा। पुडुचेरी के उपराज्यपाल इकबाल सिंह भी संतोख सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। संतोख सिंह चौधरी के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने कांग्रेस सांसद के निधन पर गहरी संवेदना जताई और कांग्रेस सांसद संतोख चौधरी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि सांसद श्री संतोख सिंह चौधरी जी के निधन से बहुत दुख हुआ। उन्हें पंजाब के लोगों की सेवा करने के उनके प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। बीजेपी ने कहा कि संतोख सिंह के निधन से पंजाब की राजनीति में खालीपन आएगा। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्विटर पर लिखा कि मुझे संतोख सिंह के निधन पर गहरा दुख हुआ है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं संतोख सिंह के पूरे परिवार के साथ हैं। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता संतोख सिंह के निधन पर उनके बेटे विक्रमजीत चौधरी ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। विक्रमजीत सिंह ने दावा किया है कि संतोख सिंह पंप करने पर सांस ले रहे थे, लेकिन डॉक्टरों के पास इमरजेंसी शॉक का सामान नहीं था और इलाज करने वाले डॉक्टर बेहद हड़बड़ी में दिखे। आरोपों के मुताबिक संतोख सिंह को गोल्डन आवर में सीपीआर नहीं दी गई। असल में हार्ट अटैक के मामले में पहला घंटा गोल्डन आवर कहा जाता है, जिसमें जान बचाने वाली तकनीक सीपीआर यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मरीज को सीपीआर मशीन या किसी व्यक्ति के द्वारा सीपीआर दिया जा सकता है, जिसमें मरीज को सीधा लेटाकर दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर रखते हुए सीने को दबाया जाता है। इसमें छाती पर 2 या 2.5 इंच से ज्यादा दबाव नहीं डाला जाता। ऐसा करने से मरीज का दिल काम करने लगता है और वो सांस लेने लगता है।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। केजरीवाल की पार्टी का यह विरोध झुग्गियां तोड़ने के आदेश के खिलाफ था, जिसके लिए आज सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर जमा हुए। प्रदर्शनकारियों के हाथ में बैनर थे जिस पर लिखा था, बीजेपी वालों शर्म करो, झुग्गियां तोड़ना बंद करो। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में झुग्गी वालों से जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया था और वही बीजेपी चुनाव के तुरंत बाद झुग्गियां तोड़वा रही है। लेकिन जैसे ही एमसीडी का चुनाव खत्म हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का वादा झूठा साबित हो गया है और उन्होंने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने का नोटिस लगा दिया है। आम आदमी पार्टी ने चुनौती देते हुए कहा है कि जब तक दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, किसी भी झुग्गी पर बुलडोजर नहीं चलेगा। ये 4-5 लाख लोग कहाँ जाएंगे? इतनी बड़ी रास्ते और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो नहीं किया। दिल्ली के कई इलाकों में अवैध झुग्गियों को हटाने के लिए डीडीए ने नोटिस जारी किया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में झुग्गी में रहने वाले लोग भी शामिल हुए। बीजेपी मुख्यालय के बाहर विरोध जताने पहुंचे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इसलिए आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल सरकार के 8 वर्षों के राज में हजारों झुग्गीवासी उजाड़े गए लेकिन पुनर्वास नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल की सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है। बीजेपी ने प्रदर्शन में शामिल आतिशी पर भी पलटवार किया। भाजपा को सिर्फ गाली देने के लिए और इस प्रकार के शत्रु का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी ने कहा कि पीएम मोदी ने झुग्गी वालों की भलाई के लिए बहुत काम किया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऑफिस पर सीबीआई ने छापा मारा। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके दावा किया कि आज फिर मेरे दफ्तर सीबीआई पहुंची है, उनका स्वागत है। इन्होंने मेरे घर दफ्तर पर रेड कराई, कुछ नहीं मिला। मेरे गांव तक गए, मेरे लॉकर तक में छानबीन की, लेकिन कुछ नहीं मिला और ना ही मिलेगा। ये छापेमारी दिल्ली सचिवालय में सीएम मनीष सिसोदिया के ऑफिस पर की गई। हालांकि सीबीआई ने सिसोदिया के दावे को गलत बताया। सीबीआई ने कहा कि हमने सिसोदिया के ऑफिस पर रेड नहीं की है, बल्कि कुछ दस्तावेज लेने के लिए गए थे। सीबीआई ने कहा कि ये रूटीन जांच थी और इसके लिए पहले से ही नोटिस दिया गया था। अभी अभी मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट देखा। आम आदमी पार्टी की तो फितरत बन चुकी है। ए फॉर एडवर्टाइजमेंट करो, बी फॉर भ्रष्टाचार करो, सी फॉर कवर अप ऑफ करप्शन करो झूठ बोलकर, और डी फॉर डाइवर्जन करो विक्टिमहुड कार्ड खेलकर। अब वही काम, झूठ बोलना, आधा अधूरा सच सामने रखना, आधी अधूरी झूठी बात सामने रखना और डाइवर्जन करना विक्टिमहुड कार्ड खेलकर, क्योंकि भ्रष्टाचार तो किया है। अमेरिका के कई शहर इस वक्त भीषण तूफान से जूझ रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान और भारी बारिश ने कई लोगों से उनका घर छीन लिया है। दिसंबर से जारी आंधी तूफान में अब तक 19 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले महीने भी लोगों को तूफानों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका के अलाबामा राज्य में आए बवंडर ने तबाही मचा दी है। बवंडर के गुजरने के बाद अब स्थानीय प्रशासन और एनजीओज लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। अलाबामा में बवंडर के कारण 9 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अमेरिका के जॉर्जिया में भी एक बवंडर ने सब चीजें तहस नहस कर दी हैं। बवंडर के दौरान हवाएं इतनी तेजी से चली कि बिजली के खंभे भी उखड़ गए। चीन से जारी तनाव के बीच अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेना संयुक्त युद्ध अभ्यास कर रही है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करते नजर आ रहे हैं। पेरू में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसा के बाद पेरू की राष्ट्रपति दीना बोलुर्ते ने लोगों से माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। यूपी के मुरादाबाद में चलती ट्रेन में एक यात्री की पिटाई की गई जिसका वीडियो वायरल हो गया। इस पूरे मामले का वीडियो ट्रेन में मौजूद किसी यात्री ने ही बना लिया, जिसमें एक व्यक्ति मुरादाबाद के पीतल कारोबारी को बेल्ट से पीटते दिखा। कारोबारी के शरीर के ऊपर के कपड़े हटवा दिए गए थे और बेल्ट की चोट से वो कराहता नजर आया। इस वीडियो के सामने आते ही सनसनी फैल गई। पीड़ित व्यक्ति का दावा है कि हापुड़ में चढ़े कुछ लोगों ने उन पर चोर होने का झूठा आरोप लगाया और फिर उसे धार्मिक नारा लगाने के लिए मजबूर किया। उसी दौरान एक आदमी पीछे से बोला, अरे चोर है, चोर, मुल्ला चोर है, मुल्ला चोर जो होते हैं। तो एकदम जब उन लोग पीछे वाले ने कहा तो एकदम सब उन्होंने मारना चालू कर दिया। मारते मारते इतना मारा, एकदम मेरी दाढ़ी पकड़ के हैजी और कह रहे मुल्ले सब ऐसे ही होते हैं और इनसे को जय श्री राम के नारे लगाओ। मैंने मना करते नहीं लगाऊंगा। यानी एक साथ 2 आरोप, पहला चोर होने का और दूसरा धार्मिक नारे नहीं लगाने की वजह से मारपीट का।
बताया गया कि यह मामला पद्मावत एक्सप्रेस का है। दिल्ली से प्रतापगढ़ जा रही ट्रेन में बरेली के पास ये घटना घटी, जिसमें मुरादाबाद आउटर पर ट्रेन के धीमे होते ही एक यात्री ने बचाने के मकसद से उसे धक्का देकर उतार दिया, जिसके बाद इस मामले की शिकायत की गई। हालांकि इस शिकायत से पहले ही मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए जीआरपी ने इस वीडियो के आधार पर 2 युवकों को बरेली स्टेशन पर हिरासत में ले लिया। ये 2 लड़के जो है जो पीट रहे थे, उनको तत्काल अपने कब्जे में लेकर के बरेली जंक्शन पे उतर गए। पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पुलिस ने अभी तक धार्मिक नारे लगवाने के आरोपों की पुष्टि नहीं की है। दिल्ली के जहांगीरपुरी से गिरफ्तार आरोपी आतंकी जगजीत और नौशाद को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीती रात भलसवा डेरी इलाके के एक मकान में छापेमारी की, जहां जगजीत सिंह और नौशाद किराए पर रहते थे। इस घर से पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी है। पुलिस ने इस घर से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं। यही नहीं, पुलिस को इस घर की दीवार से खून के धब्बे भी मिले। पुलिस को शक है कि इस घर में जगजीत और नौशाद ने किसी हत्याकांड को अंजाम दिया है। दिल्ली के भलसवा डेयरी का यही वो घर है जहां पर बीती रात स्पेशल सेल ने रेड की थी। रेड के दौरान जहांगीरपुरी से गिरफ्तार जगजीत और नौशाद को अपने साथ लेके आई थी और नौशाद और जगजीत की निशानदेही पर इसी कमरे के अंदर से स्पेशल सेल को हैंड ग्रेनेड मिले हैं और यहाँ पर खून के धब्बे मिले हैं। खून के धब्बे देख मौके पर एफएसएल की टीम को बुला लिया गया, जिसने वहां से सैंपल कलेक्ट कर जांच शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक नौशाद और जगजीत सिंह ने हत्या के बाद वीडियो भी बनाया था। दोनों ने हत्याकांड का वीडियो विदेश में हैंडलर को भेजा था। इसके बाद दिल्ली पुलिस जगजीत और नौशाद की निशानदेही पर भलसवा नाला नंबर 101 पर गई, जहां से एक शव बरामद किया गया जो 3 टुकड़ों में था। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने इसी शख्स की गला रेतते हुए वीडियो बनाया था, जिसे इन्होंने अपने हैंडलर के पास भेजा था। मारे गए शख्स की पहचान की जा रही है। साथ ही पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इसका कनेक्शन जहांगीरपुरी हिंसा से था। दिल्ली पुलिस ने ये छापेमारी जगजीत और नौशाद से पूछताछ के आधार पर की। भलसवा में दोनों के पड़ोसियों को आशंका है कि जिसकी हत्या की गई उसकी लाश के टुकड़े कर फ्रिज में छिपाया गया था, क्योंकि 1 हफ्ते पहले ही जगजीत और नौशाद ने गोदरेज का एक नया फ्रिज खरीदा था। पड़ोसियों के मुताबिक एक दिन दोनों फ्रिज को रिक्शे पर ले जाते दिखे। पूछने पर बताया कि फ्रिज खराब हो गया है और वो उसे इलेक्ट्रिशियन के पास ठीक कराने ले जा रहे हैं। उन्होंने एक नया फ्रिज खरीदा है, खरीद के ना उसके अंदर बॉडी को काट पीट करके उसके अंदर डाला है ताकि, और ये बताया कि कंपनी ले आना ठीक कराने के लिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जगजीत सिंह और नौशाद के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों की गिरफ्तारी से खालिस्तानी और आतंकी संगठन हरकत-उल अंसार के बीच लिंक सामने आया है, क्योंकि जगजीत सिंह और नौशाद दोनों ही आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। पुलिस का दावा है कि नौशाद आतंकी संगठन हरकत-उल अंसार से जुड़ा हुआ था और डबल मर्डर के केस में सजा काटकर जेल से बाहर आया था। पुलिस की माने तो जगजीत सिंह विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में था। जगजीत और नौशाद पिछली दिवाली के आसपास भलसवा में इस मकान में रहने आए थे। दोनों कुछ ही घंटे इस मकान में रहते थे। उन्होंने लोगों को बताया था कि उनका पास में ही मकान बन रहा है, इसीलिए वो तब तक यहाँ किराए पर रहेंगे। अब पुलिस पता लगाने में जुटी है कि दोनों दिल्ली में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। तो हमारा बर्रन चौक में मकान बन रहा है, हमारा मकान दूर में है, इसलिए मैं कमरा लेकर हराम सभा के काम करवाता हूँ अंदर। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस में आफताब के खिलाफ पुलिस के हाथ अहम वैज्ञानिक सबूत लग गए। पुलिस ने श्रद्धा की 23 हड्डियों का एम्स में पोस्टमार्टम एनालिसिस करवाया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने पुलिस को बताया कि श्रद्धा की हड्डियों को जिस तरीके से काटा गया उसमें किसी आरी जैसी चीज का इस्तेमाल किया गया है। पोस्टमार्टम करते वक्त डॉक्टर्स ने देखा कि हड्डियों के कोने में काटने के दौरान बेहद बारीक लकीरें बनी हुई थी, जो आरी से काटने के दौरान ही बनती हैं। आफताब ने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए थे, जिसको साबित करने के लिए ही पुलिस ने मंगलवार को एम्स में श्रद्धा की 23 हड्डियों का पोस्टमार्टम विश्लेषण करवाया था। दिल्ली पुलिस जनवरी के आखिरी हफ्ते में श्रद्धा मर्डर केस में साकेत कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल कर सकती है, जिसमें वो सबसे ज्यादा फॉरेंसिक तरीके से जुटाए गए सबूतों को शामिल करेगी। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर थी कि ज्यादा वक्त बीत जाने की वजह से श्रद्धा की बॉडी नहीं मिली थी और इसलिए पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। लेकिन डीएनए टेस्ट में यह साबित हो गया कि आफताब की निशानदेही पर बरामद हड्डियां श्रद्धा की ही हैं। लेकिन उन हड्डियों को काटने वाला हथियार भी पुलिस बरामद नहीं कर पाई। पुलिस के पास श्रद्धा के शरीर को काटने वाले हथियार के तौर पर सिर्फ आफताब का वो कबूलनामा था, जिसमें उसने माना था कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके शरीर के 35 टुकड़े एक आरी से किए थे। और यही वजह है कि अब पुलिस आफताब के उस बयान को कोर्ट में साबित करने के लिए एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार बनाएगी।
इसके अलावा पुलिस ने श्रद्धा के दोस्तों समेत 50 से ज्यादा ऐसे गवाहों को अपनी चार्जशीट का हिस्सा बनाया है जो पुलिस के लिए सर्कमस्टेंशियल सबूतों के तौर पर आफ्ताब के जुर्म को साबित करने में मददगार साबित हो सकते हैं। जोशीमठ में जिन लोगों को बेघर होना पड़ा उनके आंसू थम नहीं रहे। अब तक 750 से ज्यादा घरों में दरारें पड़ चुकी हैं, जिसके बाद 90 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। लेकिन राहत शिविरों में रहने वाले अपना सब कुछ लेकर घर नहीं छोड़ पाए। कुछ जरूरी सामानों के साथ ही वो घर छोड़ पाए, लिहाजा अब उनके लिए संकट भरे दिन शुरू हो गए हैं। हमको तो जमीन को जगह जमीन, मकान के जगह मकान, जैसे हमारा बना हुआ था ये से हमको चाहिए। घरों में दरार के बाद लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसे में उनकी आंखों के आंसू थम नहीं रहे। लोगों के मकान धंस रहे हैं, लिहाजा वो इससे अपना सामान निकालकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। कितने दिन हो गए रात की नींद हराम हो रखी, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, बीमार हैं, दवाई खाने का टाइम नहीं, दवाई लेने का टाइम नहीं। मिस इंडिया ग्रैंड इंटरनेशनल अनुकृति गुसाई भी लोगों का दर्द बांटने जोशीमठ के मनोहर बाग पहुंची। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में हालात गंभीर हैं। हम आने वाले भविष्य के लिए, हमारे युवाओं के लिए सोचें। एक ऐसा रोड मैप में सरकार से भी मेरा अनुरोध है, केंद्र सरकार से भी मेरा अनुरोध है, राज्य सरकार से भी अनुरोध है कि एक सॉलिड जो आपका रिलोकेशन प्लान है वो बनाने की आवश्यकता है। आपदा से किसी के घर की शादी में खलल पड़ गई तो किसी की पढ़ाई और रोजगार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जोशीमठ के होटल मलारी इन और माउंट व्यू को तोड़ने का काम आज तीसरे दिन जारी रहा। फिलहाल इन होटलों को तोड़ने में बड़ी बड़ी मशीनों को नहीं लगाया गया है, लिहाजा फिलहाल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान मजदूरों के साथ होटल मलारी इन और माउंट व्यू को ढहाने में लगे हैं। होटल माउंट व्यू की छत पर आज मजदूर हथौड़े बरसाते दिखे। छतों को तोड़ने के लिए हैमर मशीन का भी इस्तेमाल किया गया। होटलों के छत से टिन के शेड भी हटा दिए गए। ट्रकों के जरिए होटल के सामानों को दूसरी जगह शिफ्ट भी किया गया। अभी जो मशीन है उनका प्रयोग अभी नहीं किया जा रहा। हालांकि जो प्रशासन है उसका कहना है कि इसको मैनुअली ऊपर से छत से लेकर नीचे की ओर इसको तोड़ा जाएगा। इस दौरान होटल के आसपास रहने वाले लोग अपने घरों से सामान शिफ्ट करते दिखे। देश के सबसे लंबे जोशीमठ औली रोपवे की प्लेटफॉर्म पर दरारें देखी गई हैं। खतरे को देखते हुए रोपवे का संचालन पहले ही अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन जोशीमठ औली को जोड़ने वाली रोपवे को लेकर खतरा और बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि रोपवे के प्लेटफॉर्म पर दरारें चौड़ी और गहरी होती दिख रही हैं। ये दरारें शुक्रवार को आई। अभी कल तक तो सब सेफ था, लेकिन कल रात को जो दरार आई है वो काफी चिंता का विषय है। रोपवे का एक टावर प्रशासन की ओर से असुरक्षित घोषित किए गए क्षेत्र में है, जिसकी वजह से टावर नंबर 1 की नियमित निगरानी की जा रही है। फर्स्ट जो टावर है ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उसके नीचे भी जो है दरारें आ चुकी हैं, इसलिए ये जो रज्जू मार्ग है ये फिलहाल बंद कर दिया गया है। जोशीमठ से औली तक इस रोपवे की दूरी करीब 4 किलोमीटर है, जिसमें 10 टावर लगे हैं। पर्यावरण और जलवायु वैज्ञानिकों की टीम ने जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि जिन घरों में दरारें आई हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है। लिहाजा पर्यावरण और जलवायु वैज्ञानिकों की टीम जोशीमठ के अलग अलग क्षेत्रों में काम करती देखी गई। वैज्ञानिकों ने जमीन और मकानों की दरारों का निरीक्षण किया। देख रहे हैं, ये विजुअल भी है और धंस भी रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। लेकिन अब ये जो है कि धंसना कितना तक रहेगा, क्या कितना आगे बढ़ेगा, इसका आकलन करना जो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों की टीम जोशीमठ के 9 वार्ड के 4000 मकानों का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करेगी। इस बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सांस्कृतिक धरोहर को कोई नुकसान न पहुंचे, इसको लेकर केंद्र गंभीर है। मंत्रालय से उन्होंने इनपुट लिए और लेकर के उसमें एक पूरा एक्शन प्लान बनाने की व्यवस्था की है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर है, उसको कोई नुकसान नहीं हो। वहीं चमोली के डीएम हिमांशु खुराना कल रात नगर निगम के एक राहत शिविर में पहुंचे। उन्होंने यहां रह रहे लोगों के साथ खाना खाया और परेशानियों को लेकर शिविर में रह रहे लोगों से बातचीत की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के डेलावेयर स्थित घर और वॉशिंगटन ऑफिस से सीक्रेट फाइल्स मिली हैं। अब उन पर यह बताने के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि आखिर क्यों उन्होंने ये फाइल सरकारी दफ्तर की बजाय अपने घर में रखी हुई थी। बताया गया कि ये जो बाइडेन के ठिकानों से 8 साल पुरानी खुफिया फाइलों के 20 सेट मिले हैं। इन फाइल्स की जांच करने के लिए अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक स्पेशल काउंसिल को नियुक्त किया है। दावा किया गया है कि पहली 10 फाइलों के सेट में यूक्रेन, ईरान और ब्रिटेन से जुड़ी हुई खुफिया जानकारियां हैं। इन फाइलों में 2015 में हुई बाइडेन के बेटे
बीयू बाइडेन की मौत की जानकारियां भी शामिल हैं। ये फाइलें उस समय की हैं जब बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। जब ये फाइलें मिली तो उन पर टॉप सीक्रेट का लेबल लगा हुआ था। अमेरिका के क्रिमिनल कोड में क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को गैर कानूनी तरीके से अपने पास रखना या गलत तरीके से उन्हें कहीं से हटाना ये अपराध समझा जाता है। नोएडा में कुछ दबंगों ने एक दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी। नोएडा के अट्टा मार्केट में 2 युवकों ने एक दुकानदार की बेरहमी से पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक युवक 2 महीने पहले खरीदे कपड़े दुकान पर वापस करने आए थे, लेकिन जब दुकानदार ने मना कर दिया तो युवकों ने मारपीट शुरू कर दी। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में एक महिला प्लेटफॉर्म पर ही गिर गई। हालांकि मौके पर तैनात आरपीएफ जवान ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसकी जान बचा ली। असम के काजीरंगा में एक तेज रफ्तार ट्रक खाई में जा गिरा। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। औरैया के सदर बाजार इलाके में रेडीमेड कपड़ों की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक लाखों का सामान राख हो चुका था। एयर इंडिया की चलती फ्लाइट में महिला यात्री पर पेशाब करने के मामले में ट्विस्ट आ गया है। आरोपी शंकर मिश्रा ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि उन्होंने महिला पर पेशाब नहीं किया, बल्कि बुजुर्ग महिला ने खुद अपने ऊपर ही पेशाब कर लिया था। अपने दावे के लिए शंकर मिश्रा ने दिल्ली के कोर्ट में अजीब तर्क दिया। उनके मुताबिक महिला एक कथक डांसर है, उन्हें प्रोस्टेट ग्रंथि से जुड़ी कोई बीमारी है। 80% कथक नृत्यांगनाओं में ये दिक्कत होती है कि वो पेशाब पर संयम नहीं कर पाती है। सिंगल पर्सन जो लोग आई विटनेस बने घूम रहे हैं, उनसे भी अगर आप ये पूछेंगे कि क्या आपने डिड यू सी हिम अनजिप यूरिनेट विद योर ओन आई, दे विल से नो। घटना पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट की है। शंकर मिश्रा के वकील के मुताबिक प्लेन में सिटिंग की व्यवस्था ऐसी थी कि कोई भी उनकी सीट तक नहीं जा सकता था, और अगर महिला पर पेशाब किया गया तो उसके छींटे बगल में बैठी एक और महिला यात्री पर क्यों नहीं आए। शंकर मिश्रा की दलीलों से कथक डांसर भड़क गईं। उनका कहना है कि ये कथक डांसर से जुड़े हुए ऐसे दावे बिल्कुल झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं और बकवास हैं, और कोर्ट को ऐसी दलील सुननी तक नहीं चाहिए। मशहूर कथक डांसर और पद्मश्री शोभना नारायण ने इस बयान की निंदा की है कि ये बिल्कुल प्रेपोस्ट्रस है, वियर्ड है। ये तो ऐसा आर्गुमेंट मैंने कभी सुना ही नहीं था। मतलब मेरे इमेजिनेशन से एकदम बाहर ही है। क्रिएटिविटी की भी हद होती है। आप अगर कोई कहानी भी बना रहे हैं तो कभी सोच समझ के तो कुछ कहानी बनाइए। कथक नृत्यांगनाओं का कहना है कि नृत्य एक साधना है, इसमें खुद पर संयम रखना सिखाया जाता है, इसीलिए साधक के लिए ऐसी दलील अफसोसजनक और बेतुकी है। हम लोग घंटों रियाज करते हैं, तत्कार करते हैं, घंटों घंटों हम अपने शरीर को, अपने दिमाग को उस लेवल पे रखते हैं कि जब हम अनियंत्रित ना हो कोई भी चीज, हमें संतुलन का पता है। तो संतुलित जब हम इतने संतुलित है तो ऐसी घटना होने का चांस ही नहीं है। कई बार इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं जो कि मतलब ठीक नहीं है, पर ये एक इमरजेंसी होता है ऐसा कि भाई आप नहीं रोक पा रहे हैं, कुछ नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सेंस होना भी ज़रूरी है।